गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। पहले वीडियो में जहाँ पे हमने फ्रांस की क्रांति के द्वारा दूसरे देशों में राष्ट्रवाद कैसे फैलने में मदद की या कैसे राष्ट्र भावना को आगे आने में मदद की। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में नेपोलियन के शासनकाल में क्या हुआ, उसके बाद उदारवादी क्या सोचते थे और रूढ़िवादी क्या सोचते थे, और कैसे वो लोग एक देश से एक छोटे छोटे टुकड़े में बंटे हुए देश को एक नए राष्ट्रवाद के तौर पर अपनाने की कोशिश कर रहे थे या एक नया राष्ट्रवाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर मध्यम वर्ग और शिक्षित जो वर्ग था उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे लाने में काफ़ी कुछ मदद किया। और जो जहाँ पर वहाँ फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था को ख़त्म करके एक नया राष्ट्रवाद की स्थापना की। और उसके बाद नेपोलियन शासनकाल के दौरान लागू की गई, जहाँ पर जन्म के आधार पर विशेष अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे और कानून के बराबर सबको अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा निजी संपत्ति को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा जो शुल्क कर था, जहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर कितनी उनको नुकसान होता था या कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उसको ख़त्म किया गया था। 39 छोटे राज्यों को मिलाकर एक महासंगठन बनाया गया जो कर को स्थापित किया भी 2 जगह ही कर देना पड़ेगा या दो जगह देना पड़ेगा। और जो ये आपकी मुद्रा जो थी उसको भी 30 से कम करके काफ़ी नीचे लाया गया। इसके अलावा रेल लाइनों का विकास हुआ और काफ़ी कुछ हुआ। उदारवादियों ने भी काफ़ी कुछ इसमें राष्ट्रवाद को बढ़ाने में आगे मदद की, जबकि रूढ़िवादी जो लोग थे वो प्राचीन संस्थाओं को रखने के साथ साथ रखने का चाह रही थी, जबकि कुछ जो रूढ़िवादी विचारक थे वो इसमें बदलाव चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, इसके बाद हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे पढ़ते हैं और विज्ञान की मंडन की आलोचना की। उदारवादियों ने, जो रूढ़िवादी विचारधारक थे, उन्होंने विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत और अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का साझा को आधार बनाया जाए। जर्मन का एक विचारक था योहान ग्रांटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि एक सच्ची जो जर्मन की संस्कृति है उसके आम लोगों में ही शामिल थी। जो विज्ञान का महिमा मंडल की आलोचना रोमानी लोगों ने की, उनका कहने का अर्थ ये था कि उनकी भावना अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी विचारों भावनाओं पर बल दिया। उनका कहना था कि एक साझा सामूहिक विरासत ही देश के राष्ट्र का आधार बन सकती है। जबकि जो जर्मनी का विचारक था उसने दावा किया कि जो जर्मनी की संस्कृति है, सच्ची संस्कृति है, वो उसके वहाँ पर रहने वाले लोगों में है। और राष्ट्र की जो आत्मा राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और उनके लोक नृत्यों से प्रकट होती है। जर्मन का जो शासक था उसने ठीक बात कही थी कि जो आम लोगों की आत्मा है, उनकी जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, लोकगीत है, काव्य है या लोक नृत्य में ही दिखाई पड़ती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन जो चित्र हैं को इकट्ठा किया जाए और राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए इनका आवश्यक था इकट्ठा करना और उन पर अंकित करना। उसका ये भी कहना था कि जो स्थानीय बोलियां हैं और बल है वो भी राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि उसका जो देश था, जो मुख्य सोच थी कि वो था कि राष्ट्रीय संदेश को जो है वो बहुत से लोगों तक, ज़्यादा से जितने लोगों तक पहुंचाना था वो पहुंच जाए, जिसमें से बहुत से जो थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। और यह जो नियम था ये खास तौर पर जो था वो पोलैंड पर लागू होता था।
जिसका 18वीं सदी के अंत तक रूस और पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने जो था वो विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब भी स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मसलन कैरोल क्रुस्पर ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपोरा और संगीत से गुणगान किया और पैलनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। रोमानियों ने इसका विज्ञान का महिमा मंडल है उसका आलोचना की है। उसने कहा था कि ये छोटी मोटी संस्कृति है जहाँ की उसको साझा विरासत से ही राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। जर्मनी के एक विचारक ने कहा था कि जो ये स्थानीय बोलियां होती है, लोकगीत होते हैं, ये राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग थे वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे इन विचारों को आसानी से समझ नहीं पाते थे और जो उनके स्थानीय क्षेत्र के जो कार्य होते थे, चाहे सांस्कृतिक तौर पर जो भी काम होता था या ये कहें कि भी जो भी रीति रिवाज थे वो ज़्यादा आसानी से समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने स्थानीय बोलियों और जो भी नृत्य था, जो भी कार्य या रीति रिवाज थे, उनको लागू करना था। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली इसका कारण हो सकता था वो पोलैंड पर हो सकता था, क्योंकि पोलैंड को 3 बड़ी महाशक्तियों ने उस समय विभाजित कर दिया गया था। और लेकिन पोलैंड में भी अब भी वो राष्ट्रीय भावना के प्रति आंदोलन जो थे वो जीवित थे, क्योंकि वहाँ पर जो उसके लोक गायककार थे या नृत्यकार थे, उन्होंने इन राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखने में काफ़ी अच्छी मदद करी थी। उसके बाद आता है भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रीय इसमें आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रूस के कब्जे के बाद पोलिश स्कूल, पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर रूस की भाषा को ज़बरदस्ती या जबरन लागू कर दिया गया था। 1831 में रूस के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ जिसे आखिर कुचल दिया गया, लेकिन इसके अनेक सदस्यों को राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया गया। लेकिन इसके जो सदस्य थे उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए उनकी जो एक भाषा थी उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में रूस के शासकों ने रूस ने पादरियों और शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन लोगों ने जो रूस की जो भाषा है उसका प्रचार करने से इनकार कर दिया गया था और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। भूख और कठिनाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के बाद भूख और कठिनाई और जन विद्रोह किस प्रकार इसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को लाने में सफल हुआ। 1830 का दशक जो यूरोप में था वो बहुत बड़े संकट लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में जहाँ जनसंख्या में जो थी वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नौकरी ढूंढने वालों की तादाद जो थी वो रोज़गार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। ग्रामीण इलाकों में आबादी की जो ज़्यादा आबादी थी वो शहरों में जाकर बस्तियों में रहने लग गई। नगरों के जो छोटे छोटे उत्पादन साधन थे वो इंग्लैंड से मशीन से बनकर आने लगे, जिससे यहाँ पर जो सस्ते कपड़े की जो प्रतिस्पर्धा से सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से इस क्षेत्र से काफ़ी ऊपर था, क्योंकि उनका जो मुख्य उत्पादन था वो घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप मतलब छोटे रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, जो कृषक थे वो उच्च वर्ग के नीचे दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के जो भाव है वो बढ़ गए थे या कभी फसल खराब हो जाती थी या जिससे गाँव में काफ़ी गरीबी फैल जाती थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर जो रोज़गार है वो काफ़ी कम हो गए थे। इंग्लैंड से बने हुए कपड़े सस्ते आते थे, जिससे यहाँ के बने हुए उत्पादन के जो साधन थे वो कम बिकते थे। दूसरा जो उच्च वर्ग कुछ एरिया में जो उच्च वर्ग था वो अभी भी सत्ता में था, क्योंकि उसके नीचे जो कृषक थे वो उनके नीचे दबे हुए पड़े थे। कभी फसल खराब हो जाती थी या उनके भाव बढ़ जाते थे।
इसलिए गरीबी और फैल गई और भूखमरी भी ज़्यादा हो गई। 1848 को साल था। खाने पीने की जो व्यवस्था थी में काफ़ी कमी थी और बेरोज़गारी थी। बेरोज़गारी के कारण लोग फ्रांस में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह रोड बंद कर दिए गए और वहाँ का राजा जो था वो सत्ता को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा कर दी गई और 21 साल से जो भी ऊपर के उम्मीदवार थे उनको वोट डालने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार पैदा करने या उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नए कारखाने लगा दिए गए। 1845 में सेल्सिया में छोटे बुनकर जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन कर दिया जो उनसे कच्चा माल या कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विलेम वॉल्फ ने सिल्सिया के एक गांव की घटना भी बयान की है जो आप अपने में इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1848 में जो थी जनसंख्या बढ़ने के कारण खाने पीने की वस्तुएं कम हो गई और फ्रांस में बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई। लोग सड़क पर उतर आए इस विद्रोह के लिए कि ना तो काम है ना खाने पीने की वस्तुएं हैं। राजा वहाँ का भागने पर मजबूर हो गया और एक नई सरकार का गठन हुआ जो वोट डालने का अधिकार प्रदान कर दिया और साथ ही उद्योग स्थापित किए गए। और ऐसा ही 1845 में जो छोटे बुनकर है सेल्सिया में उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन कर दिया क्योंकि वो लोग जो कच्चा माल या जो कच्चा कपड़ा लेते थे उनका दाम बहुत कम देते थे। और एक पत्रकार ने यहाँ पे आपकी उस घटना की बयान की है जो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उदारवादियों की क्रांति। हमने उदारवादियों की क्रांति, पहले उदारवाद के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना पढ़ी, उसके बाद रूढ़िवादियों की भावना पढ़ी और रोमानियों और कैसे उन्होंने भाषा या कला के बारे में हमने कुछ पढ़ा। उसके बाद आती है कि भूखमरी और बेरोज़गारी कैसे उत्पन्न हो गई जनसंख्या बढ़ने के कारण या जो राजा निरंकुश शासन व्यवस्था थी वो कैसे लोगों को दबाती थी, कैसे सड़कों पर लोग उतर आए थे 1848 में या 1845 में, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो 1848 में उदारवादियों की जो क्रांति हुई थी जब अनेक देशों में गरीबी, भूखमरी और बेरोज़गारी बढ़ गई थी, लोग मजदूर और जो भी थे वो आंदोलन कर रहे थे, तब जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके अंदर भी एक जो थी वो क्रांति हो रही थी। 1848 की फरवरी की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और एक नए गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी को वोट डालने का अधिकार देती है। और जो अभी यूरोपियन ने भागों में जहाँ स्वतंत्र राष्ट्र नहीं आए थे, जैसे देशों के नाम दे रखे हैं, वहाँ पर भी स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते हुए जन संतोष का फ़ायदा उठाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। 1848 में राजा छोड़कर गद्दी भाग गया और जो देश थे फ्रांस स्वतंत्र बन गया और अन्य देशों में भी एक प्रेस की स्वतंत्रता या जो कुछ भी थे उनकी आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए गए। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन फ्रैंकफर्ट शहर में मिलजुल कर एक सरव जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया गया। मई 1848 को 831 प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और ये जो संसद थी वो वहाँ के चर्च में आयोजित की गई। चर्च का नाम सेंट पॉल था और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान को तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को दी गई जो केवल संसद के अधीन था। जब राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा को फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वासित सभा के विरोधी थे, जो चुनी हुई सभा के
प्रतिनिधि थे उनके जो विरोध में थे उन राजाओं का उस राजा ने साथ दिया, जहाँ पर कुलीन वर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों को मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। 1848 में 831 सदस्यों के एक प्रतिनिधि को चुना गया। जो चर्च बनी थी सेंट पॉल, वहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संसद थी, वहाँ पर उसको आयोजित किया गया मीटिंग को। एक राजा को ये पेशकश की गई कि वो जो संविधान तैयार हो रहा है उसका अध्यक्ष बने, लेकिन राजा ने क्या किया कि उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो भागे हुए राजा थे या जो राजा कुलीन वर्ग था वह उनका पक्षधर था, जिससे कुलीन वर्ग और सेना में जो था विरोध बढ़ गया। संसद का आधार कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव ज़्यादा था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनको जो समर्थन प्राप्त था लोगों का, वो समर्थन भी वो खो चुके थे और सैनिकों को बुलाया गया, जिससे असेंबली भंग हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का जो मुद्दा था या जो काम था वो भी काफ़ी विवादास्पद था। आंदोलन में महिलाओं ने बहुत संख्या में भाग लिया था। महिलाओं ने अपने जो राजनीतिक संगठन थे वो भी स्थापित कर दिए गए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी शामिल हुए। इसके बावजूद भी उन्हें असेंबली चुनाव में जो चुनाव थे उसमें वोट देने के अधिकार से अलग कर दिया गया। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी। तब महिलाओं को केवल दर्शक के तौर पर खड़े होने दिया गया। हालांकि जो रूढ़िवादी ताकतें थे वो 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाने में कामयाब हो गई, किंतु जो पुरानी व्यवस्था थी वो बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आने लग गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को छूट देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को ख़त्म किया जा सकता है। 1848 के बाद वर्षों में मध्यम और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को शुरू किया जो 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस और भूदास मजदूरों की समाप्ति हो गई। हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। इससे निरंकुश मैंगार पर्वतों का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी का निर्माण। अब हमने पढ़ा था कि जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद और जर्मनी में क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी की जर्मनी सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती है या राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव था होने लग गया था। जो राज्य की सत्ता को आगे और बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक जो प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादी थे उन्होंने लोगों की राष्ट्रवादी भावना का प्रयोग किया। इसमें आप देखोगे कि कैसे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर अलग राज्य बने या राष्ट्र बने। आपने देखा होगा कि 1848 में राष्ट्रवादी की भावना जो थी वो मध्यम वर्ग में काफ़ी हद तक थी। 1848 में जर्मन महासंघ के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जोड़कर एक संसद का निर्माण किया गया। विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया गया था। मगर ये ज़्यादा जो राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी इसको राजा और उसकी फौज ने अपनी ताकत से दबा दी और पर्सा के बड़े भूस्वामियों को भी उनका समर्थन प्राप्त था। 3 सदस्य मिलकर इस आंदोलन को दबा दिया गया था। इसके बाद पर्सा राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया।
पर्सा ने, उसका जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में पर्सा जीत गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो 1848 के बाद जो था, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था और जो क्रांति था उनमें बिखराव होने लग गया था और राज्य की जो सत्ता को हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने जो राष्ट्रीय भावना थी उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया। 1848 में जर्मन महासंघ के जो छोटे छोटे इलाके हैं उन्होंने एक छोटी संसद द्वारा राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो पर्सा राजा और फौज ने आंदोलन बंद को दबा दिया गया। उसके बाद जो पर्सा का एकीकरण का जो आंदोलन है उसका जो नेतृत्व है वो वहाँ के बड़े प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन, उसने संभाला था और उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और उसने 7 साल के दौरान 3 बड़े देशों से युद्ध जीते और पर्सा की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। तो इस भाग में आपने देखा कि जर्मनी और रोमानी कलाओं के द्वारा कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण किया गया, कैसे उसमें बिखराव आने लगा, प्रथम राजा विलियम प्रथम कैसे वहाँ का राष्ट्र बना। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस लेसन को आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।